हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आपने हमारे चैनल पर लॉन्ग क्वेश्चन वीडियोस देखी होंगी बायोलॉजी में। आज की जो क्लास है ये इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। यूपी बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए क्लास होगी अब, क्योंकि एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक है हमारे बच्चों, इसीलिए अब हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप इन क्लास से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बायोलॉजी में। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं और अब आने वाले टाइम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, वो भी इसी चैनल पर। इसीलिए आप क्लासेस से जुड़ जाइए। अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो लास्ट टाइम में बहुत अच्छे अगर आपको नंबर लाने हैं आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। आज की सीरीज में हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सव्य प्रागण तथा पर प्रागण में विभेद कीजिए। आपको अंतर में इसी तरह से एक टेबल बना के वहां पर करनी होगा। इसी तरह से आप स्केल से यहाँ पर अंतर स्पष्ट करेंगे, डिफरेंस। अब देखते हैं इसमें आंसर में किस तरह लिखना होगा। सव्य प्रागण सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या है पर प्रागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं सव्य प्रागण कैसा होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगी। तो सव्य प्रागण कैसा होता है, इनमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि एक ही पुष्प होगा और उसके जो परागकण होंगे यानी कि पोलन होंगे, उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं जो पाए जाते हैं पुष्प में। आपने देखा होगा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल देखा होगा, उसमें ऊपर की ओर टॉप की ओर जो वृत्तिकाग्र होती है, इस तरह से मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। जो फ्लावर होता है रफली यहाँ पर, और उसमें यहाँ पर ये जो वृत्तिकाग्र होता है इस पर परागकण अंदर की ओर पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। इसमें अंदर की ओर पोलन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ये जो परागकण होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं और एक ही पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। यानी कि एक ही पुष्प के एक ही पेड़ होगा, उसी के अलग पुष्प में भी या फिर उसी पुष्प पे गिरने को हम क्या कहते हैं, सव्य परागण कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं दूसरी ओर पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पर आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें परागकण जो होते हैं, परागकण क्या है, ये परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं। यानी कि एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर जब क्या गिरते हैं, परागकण गिरते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पर परागण। ध्यान रखिएगा, परागण होता है पॉलिनेशन और परागकण पाए जाते हैं पुष्प के अंदर, यहाँ पर वृत्तिकाग्र पर। इसमें परागकण जो होते हैं किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि उसी प्लांट पर होगा। परागकण के नष्ट होने की संभावना कम होती है। यहाँ पर कैसी होती है, परागकणों की नष्ट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ पर इसी पौधे के इसी पुष्प पर या फिर इसी पौधे के दूसरे अन्य पुष्प पर क्या गिरते हैं, परागकण पहुंचते हैं। तो यहाँ पर परागकणों के नष्ट होने की, खत्म होने की संभावना जो होगी वो कम होगी, और यहाँ पर क्या होगा, परागकण की नष्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे पर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर नष्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसमें नई जाति उत्पन्न नहीं होती है। देखिए जब सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सव्य परागण होता है तो नई प्रजाति बनने की संभावना जो होती है वो कम होने लगती है, जबकि इसमें जो होती है नई प्रजाति बनने की संभावना अधिक होती है। बाह्य परागकण कारकों की आवश्यकता नहीं होती, बाह्य किसी भी परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य कारकों की। अब बाह्य कारक क्या होंगे, जो मदद करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई कीट है, यानी कि ये एक मधुमक्खी है जो इस पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प यानी कि दूसरे पौधे पर ले जाती है।
जैसे वायु हो गया, जल हो गया या फिर कोई कीट, ये कैसे होंगे? ये बाह्य कारक होंगे जो सहायता करेंगे किसमें? परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन में। तो आई होप आपको ये जो सव्य परागण और पर परागण है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हो गया हमारा पादपों से रिलेट करके। अब ये देखते हैं हम ऑक्सी और अनॉक्सी किसमें होता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें भी अंतर ही करना है, इसी तरह आपको करना होगा। एग्जाम में भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह से करने की। तो सबसे फर्स्ट जो हेडिंग है, ये 4 पॉइंट बहुत रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो केवल 2 मार्क्स में पूछा गया है। ऑक्सीसर्शन कैसा होगा? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीसर्शन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनऑक्सीसर्शन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने बनते हैं? 38। इसमें केवल 2 एटीपी बनते हैं। अब ये एटीपी क्या है? ये एटीपी होते हैं हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करने में सहायक। जो 38 एटीपी होते हैं एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। इसमें होते हैं अधिक जीवों में यह क्रिया होती है, यानी कि जो जीव होते हैं ज्यादातर किनमें होती है ये क्रिया? ऑक्सीसर्शन। और जो बचे यह क्रिया किसमें होगी? अनॉक्सी किसमें होगी? कवक, ईस्ट, जीवाणु आदि में होती है। लास्ट देख लेते हैं, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निर्माण होता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल होता है। तो आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अब इनको रफ करके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लिए हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको और अदर्स वीडियो ना देखनी पड़े। सभी शॉर्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके डिस्कस हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप इसको रिवीजन प्लस मैराथन समझ के क्लास को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। श्वसन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें अंदर देखेंगे, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, यानी कि बाहर किसमें होगी? श्वसन अंगों में। श्वसन अंग कौन कौन से होंगे जो सांस लेने में सहायता करेंगे? कौन कौन से हमारे अंग? जैसे कि नासा मार्ग, नासा छिद्र, ग्रास नली, उसके बाद लंग्स, ये सभी जो होंगे यानी कि फेफड़े जो होंगे वो श्वसन अंगों में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और श्वसन क्या होगी? रेस्पिरेशन। यह क्रिया कोशिका के अंदर होगी। कोशिका यानी कि महीन, हमारा जो शरीर है वो महीन कोशिकाओं से मिलकर बना है अनेकों। तो उसके अंदर कौन सी क्रिया होगी? श्वसन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि एनर्जी, ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो श्वसन में नहीं होता है। क्या जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें श्वसन का जो ऊर्जा का निर्माण है वो होता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं होता। किसी प्रकार की ऊर्जा निर्माण नहीं होता। जबकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि कोशिका के अंदर होती है। इसमें ऊर्जा किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में उसको उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। हो रहा है ना गैसों का आदान प्रदान? कैसे? वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंतर्गत गई और उससे ही ग्रासनली से यानी कि लंग्स द्वारा कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी गई। तो गैसों का आदान प्रदान हुआ किसमें? ब्रीथिंग में हुआ, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? सांस लेना, सांस छोड़ना। श्वसन में देख लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन भोजन के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? भोजन के साथ अभिक्रिया करती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है, निकाल दी जाती है। यह सरल क्रिया है, यानी कि जो क्रिया है वो सरल है। सांस लेना, सांस छोड़ना एक सरल क्रिया है जो श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग होती है। लेकिन ये जटिल क्रिया है। जटिल क्रिया हुई ही एक तरह से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कभी क्रिया हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है शरीर के अंदर, इसलिए एक जटिल क्रिया है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां देख लेते हैं। जंतुओं की इच्छा अनुसार कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियां कैसी होती है? जो जंतुओं की सभी जीवों की इच्छा अनुसार कार्य करती है। जबकि अनैच्छिक पेशियां कैसी होती है? ये जंतुओं की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। देखते हैं आगे की ओर। अधिकांश शरीर के बाहर अंगों में पाई जाती है। यानी कि अगर हम अपने मानव शरीर की बात करें तो शरीर के बाह्य अंगों जैसे हाथों का मूवमेंट करना, हमारे पैरों का मूवमेंट करना, ये सभी जो होंगी ये ऐच्छिक पेशियां होगी जो हमारे इच्छानुसार कार्य करती है। जबकि यह आंतरिक अंगों में पाई जाती है जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। हमारे दिल का धड़कना हो गया, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों का कार्य, हमारी किडनी का कार्य, ये सभी कार्य जो है वो अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं ये रेखित पेशियां कहलाती है। कैसी होती है? ये रेखित पेशियां होती है। जबकि ये कैसी होती है? ये रेखित पेशियां कहलाती है। लास्ट देख लेते हैं। ये थक जाए तो इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर बाह्य शरीर से अगर हम कार्य कर रहे हैं, पैरों से हम रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम थक जाते हैं। हम अगर राइटिंग यानी कि कुछ भी लिखते हैं, अपना पेपर भी देते हैं, तो भी हमारे जो हाथ की पेशियां हैं वो थक जाती है। इसलिए हमें उनके लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियां होती है, जो शरीर के अंदर कार्यरत होती है, वो कभी भी थकती नहीं है। ये जीवन पर्यंत निरंतर कार्य करती रहती है। तो आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे सेशन में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपने आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें देखेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, वो सभी को पता होगा, लेकिन ये एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लिखना है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है सजीव, लिविंग और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। सजीव कैसे होते हैं? सजीव पोषण करते हैं और निर्जीव पोषण नहीं करते। यानी कि पोषण यानी कि भोजन लेते हैं, अपने शरीर का पोषण करते हैं। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इनमें जनन की क्रिया होती है। जनन यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और इनमें जनन की क्रिया नहीं होती है। बेसिकली आप ये याद कर लीजिए और उनके अपोजिट उनमें नहीं लगाना है बस। इनमें कोशिका संगठन यानी कि कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना कोशिका संगठन, कोशिका विभाजन भी कह सकते हैं, इसमें होता है, उसमें नहीं होता है। इसमें वृद्धि व विकास होता है, इसमें नहीं होता है। इनमें श्वसन होता है और इनमें श्वसन नहीं होता है। तो ये बेसिक से पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आई होप ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं 6th क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है हमारा एग्जाम में। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखते हैं आंसर। वनों को कटने से रोकना तथा वृक्षारोपण करना ही वन संरक्षण कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। वनों को कटने से रोकना यानी कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उनको कटने से रोकना और वृक्षारोपण करना, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना, उसे ही क्या कहते हैं? वन संरक्षण कहते हैं। ये कहलाता है जिसमें मानव व अन्य जंतु को भोजन, पेड़ों से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, व ऑक्सीजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। सभी जो जंतु होते हैं, चाहे मानव हो या अन्य जीव हो, वो सभी किस पर होते हैं? भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं, भोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो उनके लिए आवश्यक होता है, उनका जीवन भी बना रहता है, यानी कि सभी के लिए आवश्यक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कहते हैं पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और अपना जीवन बचाओ। इसलिए हमें भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट में ज्यादा ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह किसका पाचन करता है? बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार यानी कि हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बेसिकली क्वेश्चन आता है, MCQs में पूछा जा सकता है। तो कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो किसका पाचन करता है? इसमें क्वेश्चन में ऐड है
जो स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करता है। अब ये मंड क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों से पाया जाता है, यानी कि जो हम रोटी सब्जी ये सब खाते हैं उसमें स्टार्च जो है वो पाया जाता है। अधिक मात्रा में गेहूं से स्टार्च पाया जाता है, गेहूं पर मंड पाया जाता है, उसका ये पाचन करता है कौन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, यानी कि स्टार्च क्या होगा, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जिसे सरल शर्करा में तोड़ेगा कौन, टाइलिन एंजाइम। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह से कैसे प्रारंभ होगा, अभी देखा हमने, जो मुंह में है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसलिए भोजन का पाचन जो है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है और जो आंतों तक चलता है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा भोजन का सबसे ज्यादा पाचन हमारे शरीर के कौन से अंग में होता है। ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गए होंगे। अब अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं कंटिन्यू सेशन को, और अब हमने बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नोट कर लिए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। 8 क्वेश्चन है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं डीएनए जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें पॉइंट से समझते हैं, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीऑक्सी राइबोज जैसा कि इसकी फुल फॉर्म में ही हमें देखा भी, और इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, जैसे इसके नाम भी है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, डीएनए अनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। अनुवांशिकता क्या होती है, जिसमें माता पिता के लक्षण उनकी संतान में पहुंचते हैं। ये अनुवांशिकता ये किसके कारण होती है, कोशिका में उपस्थित केंद्रक और केंद्रक में उपस्थित डीएनए। डीएनए करता है अनुवांशिकता का कारण, यानी कि अनुवांशिकता कारण किसे कहा जाता है, डीएनए को। और जो आरएनए होता है उसमें किसी प्रकार का अनुवांशिकता यानी कि ये अनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। आई होप आप ये अनुवांशिकता समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। द्विकुंडलित कैसी होती है इसकी संरचना, इस तरह से कुंडलित संरचना होती है इसकी, किसकी, डीएनए की, जबकि आरएनए की एकल संरचना होती है, एकल इस तरह से। ध्यान रहे आपको। तो आई होप आपको ये सिंपल से 3 पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंध्र क्या है, इसकी उपस्थिति का स्पष्ट कीजिए, इसकी उपस्थिति का वर्णन कीजिए। अब देख लेते हैं रंध्र। इसी तरह से आप एग्जाम में भी हेडिंग बनाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट डाउन कीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे और नंबर वो अच्छे से दे। अब देख लेते हैं इसका आंसर जो है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि अब देखेंगे रंध्र। रंध्र देखेंगे यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं ये पत्तियों पर, जो लीव्स होती है पेड़ों पर, उनकी पत्तियों पर निचली सतह पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र यानी कि छेद होते हैं, जो क्या कार्य करती है, गैसों का आदान प्रदान। अब कौन सी गैस ले जाते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर पहुंचती है, और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मिल जाती है, जो जीवों के लिए आवश्यक है। तो गैसों का आदान प्रदान होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो पानी को पूरे दिन सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प के रूप में पानी को निकालते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता, यानी कि वाष्प के रूप में पेड़ जो है वो पानी को निकालते हैं। तो रंध्र दो तीन कार्य, बहुत सारे कार्य करते हैं ऐसे। जो बेसिक मेन कार्य है वो गैसों का आदान प्रदान करना और क्या, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना।
पत्तियों के निचले सतह पर पाए जाते हैं। तो आई होप रंध्र आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा क्या होता है। अब देख लेते हैं लास्ट एंड 10th क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। अब देख लेते हैं पुनरुद्भवन, इस तरह से इसकी हेडिंग डालेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारा, यह जनन की क्रिया है। जनन की क्रिया क्या है, जनन एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होना ही जनन कहलाता है। ये पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। इस जनन में जीव का शरीर खंडित होकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि जीव का शरीर खंडित हो जाता है, टूट जाता है और दो तीन भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, जिसका हर भाग विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, यानी पहले से ही उपस्थित जीव का निर्माण कर लेगा। जैसा वो जीव पहले था ऐसे ही जीव का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है हमने, वैसे यहाँ पर दो उदाहरण कुछ है। अब यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण है वो ले लेंगे हाइड्रा का। हाइड्रा भी इसी तरह से जनन करता है। प्लेनेरिया, ये देखिए डायग्राम से, ये एक प्लेनेरिया है, वो उसका जो शरीर है वो इस तरह से दो भागों में बट गया है, ये विभाजित हो गया है, जिससे यहाँ पर दो भागों में विभाजित हुआ है। ये कितने भी हो सकता है, 4 5 ऐसे हो सकता है, दो से अधिक। जो भी भाग विभाजित होंगे उसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा और उसकी कोशिका से नए नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जिस भाग से वह विभाजित हुआ उससे ही नए प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। इसी तरह से हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया, हाइड्रा, इन सब में होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो यूपी बोर्ड 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।